अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। इंटरव्यू प्रिपरेशन के दूसरे फेज के साथ आपके सामने हाजिर हैं। जैसा कि हमने इसके पहले फेज में आपको बताया था कि हम एक कंबाइंड वीडियो बनाएंगे जिसमें इन दोनों फेज को कवर करेंगे ताकि आप सब तक वो वीडियो पहुंच जाए। पेप्टा के इंटरव्यूज हो रहे हैं, पीरा के इंटरव्यूज हो रहे हैं और भी कुछ डिपार्टमेंट्स हैं जिनके इंटरव्यूज चल रहे हैं, तो ये वीडियो आप सब लोगों के लिए इक्वली बेनिफिशियल है। स्टूडेंट्स आमतौर पे होता ये है कि बच्चे अच्छी प्रिपरेशन करके चले जाते हैं लेकिन वो उन चीजों को वहां प्रेजेंट नहीं कर पाते हैं, अपना सारे का सारा नॉलेज वहां पे शोकेस नहीं कर पाते बिकॉज आपके पास 10 से 15 मिनट होते हैं और उन 10 से 15 मिनट्स के अंदर आपने अपना सारा जो एकेडमिक में जो एकेडमिकली आपने सीखा है वो वहां पे प्रेजेंट करना है। आपने अपने मैनर्स वहां प्रेजेंट करने हैं, आपने अपनी ग्रूमिंग वहां प्रेजेंट करनी है। तो ये सारी की सारी जो है चीजें एट द सेम टाइम प्रेजेंट करने के लिए आपसे के पास 10 से 15 मिनट होते हैं और उसमें बहुत सारे बच्चे जो हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं। उसकी वजह ये है कि उन्हें बहुत सारी बेसिक चीजों का पता नहीं होता। तो आज जो है वो हम उन तमाम चीजों को डिस्कस करेंगे जिसकी वजह से बच्चे इंटरव्यूज में अच्छा स्कोर नहीं कर पाते। और बच्चे ये कहते हैं, हमें अक्सर बच्चों की तरफ से ये शिकायत मिलती है कि सर हमने बहुत अच्छा इंटरव्यू दिया था, सारे क्वेश्चंस के आंसर किए थे लेकिन उसके बावजूद हमें जो है वो हमें सिलेक्ट नहीं किया गया, रेकमेंड नहीं किया गया। क्या कहीं ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पर जो है वो कोई पैसे चल गए हैं या सीटें बिक गई हैं? तो बच्चों ऐसा हरगिज नहीं होता। आज की वीडियो को अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि ऐसी बहुत सारी मिस्टेक्स हैं जो कि आप कर रहे होते हैं और आपको पता भी नहीं होता। और वो जो मिस्टेक्स हैं वो ऐसी होती हैं कि वो आपकी रिकमेंडेशंस की राह में, आपकी सिलेक्शन की राह में सबसे बड़ी रुकावट बन जाती है। तो इसीलिए आज की जो वीडियो है वो आप सब लोगों के लिए बहुत जरूरी है। आज की वीडियो को एंड तक देखिएगा। आई होप कि इंटरव्यू से रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन जो है वो आपके माइंड में बाकी नहीं रहेगी। तो इसके साथ ही आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि आपकी ड्रेसिंग कैसी होनी चाहिए। जो मेल्स हैं उनकी ड्रेसिंग क्या होगी जी। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम आपको ये बताएंगे कि मेल की ड्रेसिंग जो है वो किस तरह की होनी चाहिए। तो आपका जो ड्रेस है वो फॉर्मल होना चाहिए। आपका ड्रेस किस तरह का होगा? फॉर्मल होगा। यानी आप इनफॉर्मल जीन्स, टी शर्ट्स, पोलो शर्ट्स, हाफ स्लीव्स वगैरह, हाफ स्लीव भी जो है वो इनफॉर्मल ड्रेस होता है, ये भी आप पहन के नहीं जाएंगे। बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो हमसे पूछते हैं कि सर हम जीन्स पहन के चले जाएं, जीन्स के साथ हम लोग ड्रेस शर्ट पहन के चले जाएं। तो नो, आप जीन्स जो है वो अलाउ नहीं है। आप ड्रेस पैंट पहनेंगे, ड्रेस शर्ट पहनेंगे, ठीक है, फॉर्मल ड्रेसिंग करेंगे। शॉकिंग कलर्स आपने नहीं यूज करने, स्पेशली मेल्स के लिए पिंक है, पर्पल है, रेड है, येलो है, इस टाइप के कलर्स आपने यूज नहीं करने। और आप जो भी ड्रेस पहने वो प्रॉपरली प्रेस्ड होना चाहिए। अगर आप किसी दूर दराज डिस्ट्रिक्ट से आप जा रहे हैं, लाहौर जा रहे हैं, मुल्तान जा रहे हैं इंटरव्यू के लिए, तो आप कोशिश करें कि अपना ड्रेस साथ कैरी करें। अब ड्रेस पहन के ना जाएं क्योंकि सफर में वो जो उसकी प्रेस है वो खराब हो जाएगी, आयरन खराब हो जाएगी। तो आप कोशिश करें कि अपना ड्रेस जो है वो साथ लेके जाएं और वहां जाके सुबह फ्रेश जो है वो ड्रेस चेंज करके जाएं, और ताकि आपका जो ड्रेस है वो प्रॉपर लगे और फ्रेश लगे। इसके बाद अगर आप सूट पहन रहे हैं तो ध्यान में रखिएगा कि डार्क और सॉलिड कलर्स आपने जो है वो यूज करने हैं। डार्क कलर होना चाहिए, जैसे ब्लू है, ब्लैक है, चारकोल कलर है, यानी डार्क ग्रे कलर होता है चारकोल। तो इस तरह के कलर्स आपने यूज करने हैं अगर आप पेंट कोट पहन रहे हैं। कीप इट इन माइंड। जो शर्ट है वो आपकी जिस तरह से ये इस तस्वीर में नजर आ रही है, ये व्हाइट या ऑफ व्हाइट कलर की होनी चाहिए, ठीक है। टाई का जो है वो कंजर्वेटिव पैटर्न होना चाहिए। कंजर्वेटिव पैटर्न का मतलब ये है कि पुराने जमाने की टाइयां जिस तरह की होती हैं वही फॉर्मल टाई है। इसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि आप फैशन के मुताबिक नॉट लगा के चले जाएं। एक बात जहन में रखिएगा कि जो नॉट है, टाई है, ये हमेशा आपको कंजर्वेटिव सेटिंग में ही अच्छी लगेगी, ये आपको फॉर्मल ही अच्छी लगेगी। इनफॉर्मल अगर आप पहन के जाएंगे तो वो अच्छी भी नहीं लगेगी और उसके अलावा जो है वो आपका इमेज खराब करेगी। अगर आपके पास इनफॉर्मल टाई है और आप उसके अलावा भी कोई और टाई कैरी करके नहीं लेके गए, टाइम भी नहीं है आपके पास, तो इससे बेहतर है कि आप नॉट ना लगाएं। लेकिन नॉन सीरियस किस्म की और फ्लैशी कलर की और इसी तरह ग्लिटरी कलर की जो टाइज हैं या नॉट्स हैं वो आपने इस्तेमाल नहीं करनी, ठीक है। डार्क कलर जो है वो आपने पहनना है। पेंसिल नॉट जो है वो बिल्कुल नहीं लगानी है आपने। एक दरमियाना साइज होता है और एक बड़ा साइज होता है, उन दोनों में से कोई भी लगा सकते हैं। जो बिल्कुल बारीक सी होती है, जो कि इतनी वाइड नहीं होती है, बिल्कुल ऐसे पेंसिल की तरह लगती है, वो आपने हरगिज इस्तेमाल नहीं करनी। और इन फॉर्मल प्रिंट्स वगैरह आपने इसके ऊपर कोई बने हुए हैं, अगर कोई कार्टून वगैरह बने हुए हैं या कुछ और बना हुआ है, मोनोग्राम वगैरह, वो आपने यूज नहीं करना। अकॉर्डिंग टू वेदर आपकी ड्रेसिंग होनी चाहिए। जहन में रखें, अगर आप ऐसी जगह पे इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं जहाँ बहुत ज्यादा गर्मी है और आपको जो है वहां पर प्रॉपर बैठने का जहाँ पे इंतजाम है वहां पर भी गर्मी है, और जहाँ इंटरव्यू आपने देना है वहां पर भी कोई खास कूलिंग का अरेंजमेंट नहीं है, तो बच्चों जेन में रखें, आपको कोट पहनने की जरूरत नहीं है। आप ब्लेजर हरगिज ना पहने, कोट हरगिज ना पहने, बल्कि उससे बेहतर ये है कि आप पैंट शर्ट और नॉट लगाएं जस्ट, ठीक है, तो वो भी सफिशिएंट है। हाँ, अगर आप गर्मियों में या फिर अगर आप सर्दियों में इंटरव्यू दे रहे हैं या गर्मियों में इंटरव्यू दे रहे हैं, लेकिन जो जो इन्वायरमेंट है, जो वेदर है, जो क्लाइमेट है वो सूटेबल है, ठीक है, वो कंफर्टेबल है,
तो फिर आप कैरी कर सकते हैं, आप पहन सकते हैं, अदरवाइज जो है ये आपको परेशान करेगा। इसके बाद अगर आप, कुछ बच्चे सवाल अक्सर ये पूछते हैं कि अगर हम शलवार कमीज पहने तो क्या ये ठीक है? बिल्कुल ठीक है, लेकिन शलवार कमीज अगर आपने पहनना है तो वो इस तरह का होना चाहिए कि आपका शलवार कमीज जो है वो लाइट कलर का होना चाहिए, ऑफ वाइट है, या ब्लू का कोई लाइट सा शेड ले लें, या इस तरह का कोई और लाइट सा शेड ले, ठीक है, रेड वगैरह पिंक वगैरह आपने नहीं यूज करना। और उसके अलावा वेस्ट कोट जो होगी आपकी वो ब्लैक कलर की होगी या ब्लू कलर की होगी, या इवन ब्राउन भी होगी तो डार्क ब्राउन लेना है आपने, ठीक है। तो इस तरह का ब्राउन का कोई डार्क या डार्केस्ट शेड जो है वो आप ले सकते हैं। तो इसलिए आप, जो बच्चे ये सवाल पूछ रहे थे कि क्या शलवार कमीज पहन सकते हैं, तो उनके लिए जवाब ये है कि यस, आप लोग पहन सकते हैं, लेकिन उसके साथ आप क्या पहनेंगे? उसके साथ आप वेस्ट कोट पहनेंगे। अब गर्मियों के अंदर आप इसके साथ कोट नहीं पहनेंगे हरगिज, ठीक है, वेस्ट कोट जो है वो ज्यादा बेहतर है। अगर आपके पास वेस्ट कोट है, वेल एंड गुड, नहीं है तो उसके लिए एक स्टिच करवा लें। अपनी जॉब के लिए, अपने जॉब इंटरव्यूज के लिए जो है वो एक एक पेंट कोट और एक वेस्ट कोट वगैरह जो है वो लाजमी सेपरेट रखें, और उसको रफ यूज ना करें, बल्कि उसको जो है वो अपने इंटरव्यूज के लिए बचा के रखें, ये आपको बड़ा हेल्प करेगी। इसके बाद अगर शूज की बात करते हैं, बच्चे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछते हैं कि सर शूज किस तरह के होने चाहिए, और उनके साथ जो बेल्ट है वो कैसी इस्तेमाल करनी है। तो बच्चों, अगर आपने ब्राउन कलर के शूज पहने हुए हैं तो ब्राउन बेल्ट होनी चाहिए, और ब्लैक शूज अगर आप पहनते हैं तो बेल्ट भी जो है वो ब्लैक कलर की होनी चाहिए। एक बात आप जहन में रखें, अगर आपने ब्राउन कलर के शूज पहने और ब्लैक बेल्ट लगाई हुई है, तो जो इंटरव्यूअर है वो देखते ही आपको पहली नजर में उसको ये पता लग जाएगा कि इसको ड्रेसिंग सेंस नहीं है। या आपने अगर इसके वाइस वर्सा किया हुआ है, यानी कि शूज आपके ब्लैक हैं और बेल्ट जो है वो ब्राउन है, तो इसका मतलब है कि आपने जाते ही अपना इमेज खराब कर लिया। इसके बाद कुछ बच्चे जॉगर्स पहन के चले जाते हैं, खेड़ी पहन लेते हैं, सैंडल वगैरह पहन लेते हैं। तो बेटा, ये सारे के सारे जो है वो इनफॉर्मल शूज हैं, आपने ये नहीं पहनने, इवन खेड़ी भी नहीं पहननी। अगर आप शलवार कमीज भी पहन रहे हैं तो उसके साथ आप मुकेशन पहनेंगे, ठीक है, उसके साथ आप जो है वो बंद जूता पहनेंगे, तस्मे वाले जूते पहनेंगे। यूज फॉर्मल शूज विद शलवार कमीज, ठीक है जी, फॉर्मल शूज आपने पहनना है। सॉक्स जो है वो ब्लैक या ब्लू होनी चाहिए। कुछ बच्चों ने रेड कलर की या व्हाइट कलर की सॉक्स पहनी होती हैं, वो बहुत ही ऑकवर्ड लगती हैं और इंटरव्यू के ऊपर आपके बुरा असर डालती हैं। आपने वहां पर इस तरह की ड्रेसिंग करनी है कि आपको आपको पता लगे। बाज बात बच्चे जो है वो एंकल कट पहन के चले जाते हैं। बच्चे, ये कोई वलीमा नहीं है, ये एक फॉर्मल इंटरव्यू है। यहाँ पर आपने आपने एक फॉर्मल ड्रेसिंग करके जाना है, ठीक है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि वो सॉक्स पहनते ही नहीं है, जिस तरह से आजकल जो है वो फैशन चल रहा है। तो मैं आपको ये नहीं कहता कि आप फैशन को फॉलो ना करें, लेकिन एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू जो है वो आप फैशन को जो है वो फॉलो ना करें, वहां पे आप एक फॉर्मल लुक में जाएं। अगेन आई एम टेलिंग यू कि अगर आपके पास एक शख्स आ रहा है, जो कि दो बच्चे आ रहे हैं, कैंडिडेट आ रहे हैं, एक जो है वो बड़ी फॉर्मल लुक के अंदर है, दूसरा जो है वो इनफॉर्मल सा है, बड़े फैशन को उसने फॉलो किया, आप किसको रखेंगे? आपको ये लगेगा कि जो फॉर्मल लुक में आया है वो ज्यादा सीरियस है जॉब के लिए, और जो इनफॉर्मली उठ के आ गया वो जॉब के लिए कोई इतना खास सीरियस नहीं लगता, ठीक है। तो आपने आपने ये ख्याल करना है, अपने आप को अपने इंटरव्यूअर की जगह पे रख के सोचना है कि जो ड्रेसिंग मैं करके जा रहा हूँ, क्या ये इंटरव्यूअर को इम्प्रेस करेगी या नहीं करेगी, ठीक है। तो ये आपने माइंड में रखना जरा। इसके बाद वॉच पहनने का कुछ बच्चों को शौक होता है, तो आपने ड्रेस वॉच यूज करनी है। ये थिन, स्लीक और एलिगेंट है, जिस तरह से ये मैंने यहाँ पे जो है वो बनाई हुई है। इसी तरह के वो जो क्या कहते हैं, कमांडो किस्म की जो वॉचेस होती हैं वो आपने इस्तेमाल नहीं करनी। मोटे मोटे डायल होते हैं, जिसके क्लासिक एनालॉग वॉच जो है वो आप यूज करें। मेटल का हो, चाहे लेदर का स्ट्रैप हो, चाहे सिंथेटिक लेदर का स्ट्रैप हो, सिंपल होनी चाहिए, एलिगेंट होनी चाहिए, ठीक है। और ये कोई इतनी महंगी भी नहीं आएगी, नॉर्मल सी रेंज में आ जाएगी। अगर आपने वाकई यूज करनी है तो कर लें, अगर आप नहीं यूज करते आमतौर पर, फिर लगाने की जरूरत नहीं है, कोई मसला नहीं है, फिर बेशक ना लगाएं, ठीक है। और अगर आपके पास जो है वो फॉर्मल नहीं है, कोई अच्छी वाली वॉच नहीं है, यानी फॉर्मल वॉच नहीं है, अच्छी से मुराद ये है कि फॉर्मल वॉच नहीं है, तो बेशक ना लगाएं। लेकिन जो है वो इनफॉर्मल किस्म की वॉच जो है वो जैसे आजकल चल रही है उस तरह की लगाने से बेहतर है कि आप ना ही लगाएं। अच्छा जी, कुछ बच्चों को शौक होता है रिंग और रिस्ट बैंड्स का। उन्होंने अंगूठियां पहनी होती हैं, मुख्तलिफ किस्म के पत्थर उसमें पहने होते हैं, अकीक, जमूर, नीलम वगैरह, और उसके अलावा उन्होंने रिस्ट बैंड्स जो है वो पहने होते हैं। तो देखें जी, आप क्योंकि इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, घर में आप जो मर्जी पहने, लेकिन इंटरव्यू के दिन में आप सारी चीजें उतार के जाएं। आपने कोई रिंग नहीं पहन के, कोई रिस्ट बैंड आपने नहीं पहन, ये आपका इमेज स्पॉइल करते हैं, ये आपको शो करते हैं। ये इससे इससे ये जाहिर होता है कि आप एक कैजुअल से पर्सन है, आपने लाइफ को बड़ा कैजुअली लिया हुआ है, ठीक है। आप एक लापरवाह से बंदे हैं, आप एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन नहीं है। तो कुछ कुछ चीजें जो है ना, उनके साथ कुछ स्टीरियोटाइप्स जो हैं वो बने हुए हैं, जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो अगर आप, इसका मतलब ये है कि अगर आप जो हैं वो ये वाली चीजें इस्तेमाल कर रहे हैं, ये सारी की सारी एसेसरीज कैरी कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप अपने साथ एक इमेज कैरी कर रहे हैं कि आप एक नॉन सीरियस इंसान है, यानी एक ऐसे शख्स है
जिसका लाइफ के बारे में जो है वो बड़ा नॉन सीरियस किस्म का एटीट्यूड है। तो इस तरह का एटीट्यूड आपने नहीं लेके जाना। बच्चे जो है वो इस तरह की चीजें करते हैं और उसके बाद वो बच्चे पछताते भी हैं, ठीक है, और बाद में हमें बताते हैं कि सर इस तरह से हुआ और ये मेरे से वाकई गलती हुई है। तो बजाय इसके कि आप वहां पे जाके सिर्फ इन इन चीजों की वजह से, और बाज़ बात ऐसा होता है कि अगर आप कोई ऐसी चीज पहन के गए हैं तो इंटरव्यूअर ऑफेंड भी हो जाता है और आपसे उस पर क्वेश्चनिंग भी करता है कि आपने ये क्यों पहना हुआ है, इसका पर्पस क्या है। कुछ बच्चों ने कड़ा पहना होता है या कुछ बच्चों ने इस तरह के बैंड्स वगैरह पहने होते हैं। तो छोड़ दें, उस दिन उतार के जाएं, कोई भी चीज आपके पास ना होनी चाहिए, सिवाय अगर आपने पहननी है तो सिर्फ रिस्ट वॉच पहने, उसके अलावा आपने कोई चीज इस्तेमाल नहीं करनी इस तरह की। इसके बाद अगर हेयर स्टाइल की बात करें तो हेयर स्टाइल आपका किस तरह का होना चाहिए? प्रॉपर हेयर कट हो, स्पाइक्स वगैरह आपने नहीं बनाने हैं, बाल जो है वो प्रॉपरली कॉम्ड होने चाहिए, जैसे ये तस्वीर में आपको नजर आ रहे हैं, ठीक है। नॉर्मल तरीके का जो है वो आपका हेयर कट होना चाहिए और नॉर्मल तरीके से आपने बाल बनाने हैं। आप किसी शादी पे तो जा नहीं रहे हैं। मस्ट बी प्रॉपरली ट्रिम्ड। अगर आपने दाढ़ी रखी हुई है या आपका स्केच है, खत वगैरह बनाया हुआ है, तो वो प्रॉपरली ट्रिम होना चाहिए। अगर आप क्लीन शेव हैं तो प्रॉपर फ्रेश जो है वो शेव करके जाएं। और अगर आपने आपके बाल जो हैं वो ज्यादा बड़े नहीं होने चाहिए, एक दो दिन पहले आप हेयर कट जरूर लें। और बाल जो है वो आपके वॉश होने चाहिए, कॉम्ड होने चाहिए, ग्रीसी किस्म के हेयर नहीं होने चाहिए। पता ये ना पता चले कि आप एक हफ्ता पहले नहाए हैं और आपके बाल जो है वो बिल्कुल ग्रीसी हैं, जुड़े हुए हैं, दूर से पता लग रहा है कि आप जो है वो फ्रेश नहीं है। तो इस तरह का इंप्रेशन लेके वहां पे हरगिज ना जाएं। कोशिश करें कि अगर आप दूर दराज के इलाकों से जा रहे हैं, आप अटक से लाहौर जा रहे हैं इंटरव्यू देने के लिए, रावलपिंडी से जा रहे हैं, रहीम यार खान से बहावल नगर से जा रहे हैं, तो कोशिश करें कि एक दिन पहले वहां पहुंचे, वहां स्टे करें, फ्रेश हो, 7-8 घंटे की नींद लें, अपनी थोड़ी बहुत तैयारी करें, सुबह नाश्ता करें, रिलैक्स होकर चाय शाय पी के जो जो आपको आदत है, सुबह की रूटीन है, वो उसको फॉलो करें और उसके बाद इंटरव्यू देने के लिए पहुंचे। ये वो सारी चीजें हैं जो आपको हेल्प करेंगी एक नॉर्मल इंटरव्यू में। अदरवाइज आपके कंफ्यूज होने के चांसेस जो हैं वो बहुत ज्यादा है। अगर एक एक कैंडिडेट ऑन दी अदर साइड, अगर आप ये देखेंगे, एक कैंडिडेट ऐसा है जो लाहौर से उठा है, उसने नाश्ता किया है, उसने चाय शाय पी है, फ्रेश होके वो इंटरव्यू देने के लिए आया है, और एक बच्चा ऐसा है जो कि सारी रात ट्रेवल करता रहा है, सुबह 6 बजे पहुंचा है, भागम भाग जो है उसने नाश्ता किया है, बाज का नाश्ता भी नहीं करते हैं, और उसके बाद वो सीधा जो है वो इंटरव्यू ऑफिस पहुंच गया, पीपीएससी के ऑफिस पहुंच गया, या जहाँ पे इंटरव्यू हो रहा है वहां पे ऑफिस पहुंच गया। तो वो बच्चा क्या क्या परफॉर्म करेगा जो रात को सोया ही नहीं है, ठीक है। तो आपकी मेमोरी भी उस तरह से काम नहीं करेगी, आपके सेंसेस भी उस तरह से काम नहीं करेंगे, आप अपने उतने जो है वो आप क्विक और रिस्पॉन्सिव भी नहीं होंगे। तो आपने इस चीज का ख्याल करना है कि एक दिन पहले अगर इंटरव्यू है, खास तौर पे इंटरव्यू है, मैं बल्कि टेस्ट में भी अपने बच्चों को एडवाइस करता हूँ, स्टूडेंट्स को, कि आप टेस्ट में भी एक दिन पहले वहां पहुंच जाएं और जाके वहां पे स्टे करें और फ्रेश होकर टेस्ट। इसके बाद जी, अगर आप, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जाते ही दोनों हाथों से शेक हैंड करना शुरू कर देते हैं, कुछ बच्चे एक हाथ से शेक हैंड करते हैं इंटरव्यू पैनल के साथ। तो आपने शेक हैंड नहीं करना ना, वो आपके साथ शेक हैंड करने के लिए वहां पे बैठे हैं। जस्ट आपने अंदर इंटर होना है, अपनी चेयर के पास जाके खड़े हो जाना है और लाउडली और हल्की सी स्माइल के साथ अस्सलाम वालेकुम सर कहना है, और तीनों लोगों को अपना आई कांटेक्ट देना है। इसके बाद जो जो इस पैनल को हेड कर रहे हैं, ठीक है, वो आपको बैठने का इशारा करेंगे, आपने बैठ जाना है, और उसके बाद देन आपका इंटरव्यू शुरू हो जाएगा, आपने कंफर्टेबल हो जाना है और देन आपका इंटरव्यू स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, अभी कुछ एक और भी चीज है, ये अक्सर अक्सर ये होता है, बच्चे एडमिट भी करते हैं बाद में, कि कुछ बच्चे जो है ना वो जाके वहां पे सिंपैथी गेन करने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल, वो आपसे अक्सर ये क्वेश्चन पूछते हैं कि हम आपको क्यों हायर करें, आप में ऐसी कौन सी बात है। तो बच्चे वहां पर बजाय इसके कि अपनी स्ट्रेंथ बताने के, वो ये जानना चाह रहे होते हैं कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है और आपकी इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए सुटेबिलिटी क्या है, आप क्यों सुटेबल है इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए, आप हमें ये बताएं। तो बच्चे बताए, बजाय ये बताने के कि हम आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए किस किस तरह से सूटेबल हैं, आपकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं, कि आप एक अच्छे टीम वर्कर हैं, आप जो है आपके अंदर अडेप्टेबिलिटी बहुत ज्यादा है, आपके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज्यादा है, आप जो हैं वो एक वर्काहॉलिक हैं, या इस टाइप की चीजें बताने की बजाय आप क्या करते हैं कि कुछ बच्चे जो हैं वो सिंपैथी गेन करने की कोशिश करते हैं, उन्हें बताते हैं कि सर मुझे इसलिए आप हायर करें बिकॉज मैं बहुत ज्यादा डिजर्विंग हूँ, बिकॉज जो है वो मेरे फादर ने जो है वो बड़ी मेहनत की है, बिकॉज जो है वो मेरी मदर जो है वो सिंगल पेरेंट हैं, तो उन्होंने बड़ी मदद की है। देखें, ठीक है, आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, आई डू अंडरस्टैंड, बट वहां पर आपने इमोशनली स्टेबल नजर आना है, ठीक है। आपके जितने भी हार्डशिप्स हैं, अगर आपकी जॉब हो जाती है तो ये आपके सारे के सारे मसले हल हो जाएंगे। अक्सर ये बच्चे करते हैं, मेल भी करते हैं, फीमेल्स भी करते हैं, कि वहां जाके इस तरह की बातें करते हैं। तो आपने इस तरह की कोई बात नहीं करनी, आपने अपने आप को वहां पे इमोशनली स्टेबल शो करना है। आपने आपने इसका जवाब हरगिज ये नहीं देना कि जी मुझे, मेरे चूंकि हालात खराब है इसलिए काइंडली मुझे रख लें, मेहरबानी है सर। अगर इवन के ऐसे भी इंटरव्यूअर्स हैं, उन्होंने ये बताया कि बच्चे जो हैं वो पाँव पड़ जाते हैं, टांगों को चिपट जाते हैं कि जी हमें नौकरी दे दें, ये इस तरह के बॉयज जो है वो खास तौर पे इस तरह के काम करते हैं। तो बेटा,
आपने इमोशनली स्टेबल होके जाना है, वहां पर इस तरह की कोई चीज नहीं करनी है। अगर आप वहां पर इस तरह की हरकतें करेंगे तो वो आपको हरगिज भी जो है वो अपने पास नहीं रखेंगे। अभी पिछले दिनों जो है वो एक इंटरव्यूअर है पीपीएससी के, वो अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कर रहे थे। उन्होंने ये बताया कि उन्होंने पूछा कि आप जो आपकी प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन है उसको छोड़ के क्यों आना चाह रहे हैं। तो उन्होंने अपनी कहानी शुरू कर दी थी। सिंपैथी गेन करने का एक ये तरीका भी है कि वो कहते हैं कि सर वहां पे जो है वो मेरे हालात बड़े खराब हैं, उन्होंने मुझे दूर दराज इलाके में ट्रांसफर किया हुआ है, मेरी फैमिली लाइफ डिस्टर्ब है, मेरी मेंटल लाइफ डिस्टर्ब है, मेरी बेगम जो है वो कहीं और जॉब कर रही है, मैं कहीं और जॉब कर रहा हूँ, मेरे बच्चे कहीं और उड़ रहे हैं। तो इस तरह की बातें देखिए, इस तरह की चीजें जो हैं ठीक है, आपके मसले मसाइल हैं, आई डू अंडरस्टैंड। लेकिन इस तरह की बातें अगर आप इंटरव्यूअर के सामने करेंगे तो वो ये समझेगा कि यार ये जो बंदा है ना, ये इसके मसले मसाइल है, इसको रोने की आदत है, और ये इसके प्रॉब्लम जो है वो अगली ऑर्गेनाइजेशन में जाके भी रहेंगे। और दूसरा फिर यह है कि आप ऑर्गेनाइजेशन को अपनी अपनी प्रेजेंट ऑर्गेनाइजेशन को अगर आप बुरा कह रहे हैं तो अगले 2-3 सालों के बाद आप जो इस ऑर्गेनाइजेशन को भी बुरा भला कहेंगे और किसी और जगह पे जा रहे होंगे। तो इस तरह के लोगों को आमतौर पे रेकमेंड नहीं किया जाता। इसलिए आपने ये ध्यान में रखना कि आपने इस तरह की कोई सिंपैथी गेन नहीं करनी, इस तरह की बोंगियां नहीं मारनी। होता फिर यह बाद में बच्चे आके कहते हैं कि सर हमने तो बहुत अच्छा इंटरव्यू दिया था लेकिन पता नहीं उन्होंने हमें पास क्यों नहीं किया। वो इस तरह की जो है वो ब्लंडर्स होते हैं जो बच्चों ने वहां पे मारे होते हैं। बाज़ औक़ात ऐसा होता है, अच्छा जी, डोंट आस्क क्वेश्चंस फ्रॉम द पैनल। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि पैनल जो है वो आपके साथ थोड़ा सा जो है वो फ्रैंक हो जाता है, कि अगर आपने कोई ऐसा सवाल किया, अगर आपने कोई ऐसी बात की जिससे जो है उनका मूड अच्छा हो गया, वो हंस पड़े, तो वो उनके हंसने से हम, बात ऐसा होता है कि हम मिस इंटरप्रेट कर जाते हैं कि ये हमारे साथ फ्रैंक हो गए हैं। और फिर कुछ बच्चे वहां पे ये करते हैं कि सर अच्छा अगर आप इजाजत दें तो मैं जाते जाते आपसे ये क्वेश्चन पूछ लूं। तो वो कहते हैं हाँ जी पूछ लें। तो अभी हमारा एक स्टूडेंट था, उसने एक क्वेश्चन ये पूछ लिया कि सर आप ये बताएं कि आपका ये जो डिपार्टमेंट है इतने अरसे से ये चल रहा है, तो इसमें से करप्शन क्यों नहीं खत्म हुई है। तो बाकी उसने सारा इंटरव्यू बहुत अच्छा दिया, लेकिन इसका ये जो क्वेश्चन पूछना था, इस क्वेश्चन पूछने ने उस बंदे को डिस्qualiफाई कर दिया। ठीक है, वो इस क्वेश्चन की वजह से नॉट रेकमेंड हो गया। तो उसने ये पूछ लिया कि सर आप हमें ये बताएं कि आप कि मेरा आपसे ये क्वेश्चन ये है कि इस ऑर्गेनाइजेशन में से अभी तक, क्योंकि एक डिपार्टमेंटल रिप्रेजेंटेटिव मौजूद होता है ना वहां पर, तो अभी तक इतने अरसे से जो है वो यहाँ पर काम हो रहा है, ऊपर जो है वो अफसराने आला भी बड़ी कोशिश कर रहे हैं, तो इसमें से करप्शन क्यों नहीं खत्म हो रही है। तो इस तरह की चीजें आपने जो है वो वहां पे नहीं पूछनी है, क्योंकि इंटरव्यू जो है वो लेने के लिए आए हैं, आप लेने के लिए नहीं गए। आप इंटरव्यू देने के लिए गए, आप इंटरव्यू दें और वापस आ जाएं। अगर आपको वो ये कहें भी, बाज़ औक़ात ऐसा होता, आमतौर पे ऐसा होता नहीं है, प्राइवेट सेक्टर में हो जाता है, पब्लिक सेक्टर में ऐसा नहीं होता। बाज़ औक़ात वो अगर आपसे पूछ भी लेंगे, अगर आपने कोई क्वेश्चन पूछना है तो आपने किसी किस्म का कोई क्वेश्चन जो है वो उनसे नहीं करना, आपने कहना नहीं सर बहुत शुक्रिया थैंक। उसके बाद है जी डोंट क्रॉस योर लेग। बच्चे कुछ जो है वो इतने कंफर्टेबल हो जाते हैं कि लेग क्रॉस करके बैठ जाते हैं, टांग के ऊपर टांग रख के बैठ बैठ जाते हैं। ये आपको ये बिल्कुल एक इनफॉर्मल स्टाइल है, ये शो करता है कि आपकी एक कैजुअल अप्रोच है। ठीक है, तो आपने वहां पर कैजुअल बिल्कुल नहीं लगना, आपने वहां पर इनफॉर्मल नहीं लगना। ठीक है, वहां पे आपकी जो हर चीज है वो फॉर्मल होनी चाहिए और वेल मैनर्ड होनी चाहिए। इसके बाद कुछ बच्चों को ये आदत होती है कि वो अपनी फिंगर्स को क्रैक कर रहे होते हैं। ठीक है, डोंट क्रैक योर नकल्स। ठीक है, नकल्स कहते हैं उंगलियों के जो जोड़ होते हैं, इनको कहते हैं कि आप इनको क्रैक नहीं करेंगे। बाज लड़कियों को, गर्ल्स में ये आदत होती है, बाज बॉयज में भी ये आदत होती है कि वो अपने वो पटाखे निकालते रहते हैं। अगर आपको घर में इस तरह करने की आदत है तो आप वहां भी ऐसे करेंगे। ठीक है, इसी तरह से कुछ बच्चों को जो है वो अपने होंठ चबाने की या नाखून चबाने की आदत होती है। तो अगर आप आम लाइफ में ये कर रहे हैं तो वहां पर भी ये प्रोबेबिलिटी है कि आप ये करें। और ये जो चीज है ये आपकी कंफ्यूजन को शो कर रही होती है, ये आपके लैक ऑफ कॉन्फिडेंस को शो कर रही होती है। अगर इस तरह की कोई चीज कर रहे हैं तो आप जेहन में रखें कि वो आपको जो है वो ये समझेगा कि ये बंदा लैक ऑफ कॉन्फिडेंस का शिकार है। अच्छा, इसमें ना इंप्रेशन जो है वो बड़ा काउंट करता है। आपके इंटरव्यू में आपका एक्सप्रेशन बड़ा काउंट करता है, आपका इंप्रेशन बड़ा काउंट करता है। अब वो ये देखना चाह रहा है कि हम जिस बंदे को यहाँ से सिलेक्ट करके जा रहे हैं, कल को उस शख्स को कोई देखे दूर से तो उसको वो ये ना कहे कि यार ये पीपीएससी वालों ने कैसे ये बंदा सिलेक्ट कर लिया, ये बंदा जो है इसकी तो ग्रूमिंग ही नहीं है, इस बंदे की तो पर्सनैलिटी कोई नहीं है। तो आपने ये जहन में रखना है कि अनटिल अनलेस कि आपकी पर्सनैलिटी नहीं है, आपकी ग्रूमिंग नहीं है, पीपीएससी आपको सिलेक्ट नहीं करेगा। आप जितना मर्जी नॉलेज को रटे लगा ले, या इसके अलावा जो बाकी किसी भी और डिपार्टमेंट का, किसी ऑटोनॉमस बॉडी की बात करें, जैसे आजकल पेपडा के इंटरव्यूज हो रहे हैं, वो भी आप लोगों को क्या करेंगे, सिलेक्ट नहीं करेंगे। तो आपने क्या करना है कि इस तरह की कोई हरकत नहीं करनी है और अपनी ग्रूमिंग के ऊपर फोकस करें। ठीक है, अपनी ग्रूमिंग पे फोकस। इसके बाद जी फीमेल की ड्रेसिंग की बात कर लेते हैं। फीमेल की जो ड्रेसिंग है उसके बारे में अगर आप बात करें तो फॉर्मल होनी चाहिए, जीन्स वगैरह नहीं पहनेंगे, टी शर्ट्स नहीं पहनेंगे, शॉकिंग प्रिंट्स नहीं पहनेंगे। ठीक है, शॉकिंग कलर जैसे पिंक, पर्पल, रेड, येलो वगैरह, इनके शॉकिंग जो शेड्स हैं वो आप यूज नहीं करेंगे। प्रॉपरली ड्रेस होना चाहिए, अंडरस्टूड बात है जी, प्रॉपरली ड्रेसअप होना चाहिए। और अबाया और वेल जो है वो कम्प्लीटली ओके है जी। कुछ बच्चे अक्सर हमसे ये पूछते हैं कि अबाया और वेल जो है वो क्या वो
चल जाएगा वहां पर। और अगर कहीं ऐसा तो नहीं है कि अबाया की वजह से या भेल की वजह से वो हमें डिस्क्वालीफाई कर दें, तो बच्चों ऐसा हरगिज नहीं है। अगर आप अबाया पहनते हैं दिस इज कम्प्लीटली ओके, अगर आप जस्ट भेल करते हैं तो भी ये बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई मसला नहीं है, ठीक है। और बच्चे जो है वो वहां पे अक्सर जाके कंफ्यूज होते हैं कि पता नहीं अबाया पहनना चाहिए या नहीं पहनना चाहिए, और आखिरी वक्त तक वो कंफ्यूज रहते हैं। इवन के वो इंटरव्यू वाले दिन और इंटरव्यू पैनल के सामने भी इस बात में कंफ्यूज होते हैं कि शायद मुझे जो है ना वो अबाया नहीं पहनना चाहिए था, अदरवाइज जो शायद हो सकता है कि ये मेरे साथ इनका एटीट्यूड कुछ और हो। तो कुछ बच्चे बाद में आके ये शिकायत भी करते हैं कि सर मुझे जो जॉब नहीं मिली ना उसकी वजह मेरा अबाया था। तो बेटा ऐसा नहीं होता। अगर आपने इंटरव्यू सही दिया, अगर आपका टेस्ट में स्कोर अच्छा है, ठीक है, और अगर आप वहां पे कंफ्यूज नहीं है तो कोई इशू नहीं है। फिर इसका मतलब ये है कि आपने किसी जगह पे जो है वो अच्छा परफॉर्म नहीं किया, आपके टेस्ट के स्कोर कम है, या आपके एकेडेमिया का कोई इशू है, या इसके अलावा जो है वो वहाँ पे आप इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए, जस्ट अबाया या बेल की वजह से आपको वो नॉट रिकमेंडिंग करेंगे या आपको डिस्qualify नहीं करेंगे, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा एक स्टूडेंट का एक और भी बड़ा बड़ा क्वेश्चन होता है हमसे कि अगर कोई सवाल नहीं आता तो क्या करें। अगर आपको क्वेश्चन नहीं आता तो आपने सिंपली उन्हें ये कहना है कि आई एम सॉरी सर, मुझे इसके बारे में नहीं पता, आई एम सॉरी सर, मैंने इसके बारे में नहीं पढ़ा, आई एम सॉरी सर, मैं इसके बारे में मैंने पढ़ा था लेकिन मुझे याद नहीं है। ये मुख्तलिफ तरीके हैं एक्सक्यूज करने के। तो वो आपकी इस बात को जो है वो बड़ा अप्रिशिएट करेगा, वो इस बात को जो है वो अच्छा समझेगा कि आपने अपनी गलती एक्सेप्ट कर लिया, कि आपने अपने जो है वो आपने अपनी कम इल्मी को जो है वो एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है सर, मुझे वाकई इसके बारे में नहीं पता। जो कि हमारे यहाँ पे माशरे के अंदर ये बहुत बहुत कम है कि हम अपनी गलती को एडमिट नहीं करते, लेकिन वहां पे आपने एडमिट कर ले। और इसके अलावा अगर आपको ये लग रहा है कि किसी पॉइंट के ऊपर आप सही कह रहे हैं और वो गलत कह रहे हैं, तो आपने वहां चुप कर जाना है, आपने ओके कर देना है, आपने कहना ठीक है सर, जैसे आप कह रहे हैं बिल्कुल ठीक है, आई स्टैंड करेक्टेड। तो आपने क्या कहना, आई स्टैंड करेक्टेड। तो बजाय इसके कि आप उनसे बहस करें, जब आप बहस करेंगे तो ये भी हो सकता है कि आप गलत हों, ये भी हो सकता है कि आप गलत ना भी हों, लेकिन फिर भी आपने उनके साथ बहस नहीं करनी, आर्गुमेंट में नहीं पड़ना। और अगर वो आपको करेक्ट करते हैं तो वहां पे आपने ठीक है अपने आप की करेक्शन जो है वो कर लेनी। अगर दो या तीन चार सवाल अगर आप पास भी कर देते हैं, आप ये भी बता देते हैं कि सर मुझे इसका आंसर नहीं पता, तो देयर इज नो इशू एट ऑल। और इसके अलावा अगर बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आपको उस क्वेश्चन का आंसर श्योर नहीं होता, लेकिन आपको ये होता है कि शायद इसका आंसर ये हो सकता है, तो आपने उनसे पहले ये पूछ लेना है कि क्या सर, अगर आप इजाजत दें तो क्या मैं गेस कर सकता हूँ। अगर वो आपको इजाजत दे तो आप गेस कर लें, अगर मोस्टली वो इजाजत दे देंगे, अगर आप आंसर दे देंगे सही तो वेल एंड गुड, नहीं भी देंगे तो आप उससे पहले इजाजत ले चुके। अब फीमेल की ड्रेसिंग से रिलेटेड कुछ और चीजें, ये लेंगे, सिंपल डिजाइन होने चाहिए, न्यूट्रल और म्यूटेड कलर्स आपने इस्तेमाल करने हैं, ये फीमेल्स को पता है, ठीक है जी। हिना रबानी खर बन के जाना है आपने वहां पे, दिन में रख, नेवी पेस्टल्स बीच ब्लैक इस टाइप के कलर्स आपने यूज करने हैं। प्लेन ड्रेस होना चाहिए, लीस्ट डिजाइन होने चाहिए, स्लीवलेस और सी थ्रू किस्म के ड्रेस नहीं होने चाहिए। इसके बाद शूज देखें जी, क्लोज टो फ्लैट्स होने चाहिए, ठीक है, लो हील्ड होने चाहिए। ब्लैक स्ट्रैप सैंडल भी आप यूज कर सकते हैं लेकिन क्लोज टो होनी चाहिए। और शॉकिंग और ग्लिटरी किस्म के जो शूज हैं वो आपने उनसे अवॉइड करना है, वो नहीं होने चाहिए, ठीक है। बड़ी बड़ी हील्स आपने पहन के नहीं जाना। इसके बाद मेकअप की बात करें तो जी, अवॉइड हैवी मेकअप एंड अवॉइड एक्सेसिव एक्सेसरीज। आपको ये पता है कि आपने अगर इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो वहां पे किस टाइप का मेकअप करना है, किस तरह की एक्सेसरीज आपने कैरी करनी है, तो यू नो इट वेरी वेल। तो आपने इस चीज का ख्याल करना है। एक बात आप ध्यान में रखिएगा कि इंटरव्यू जो है वो एक फॉर्मल सेटिंग है, ठीक है, एक फॉर्मल अरेंजमेंट है, एक फॉर्मल मीटिंग है, जबकि ये ये इसमें और शादी के मेकअप में जो है वो फर्क होता है, ये बात आपने ध्यान में रखी। लैंग्वेज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अक्सर बच्चों का ये सवाल होता है, बहुत सारे बच्चों की कंफ्यूजन होती है, आप में से तमाम बच्चे, मेरा ख्याल है कि 90% बच्चों की ये कंफ्यूजन है कि लैंग्वेज कौन सी होनी चाहिए। तो बच्चों, इसके बारे में आज मैं आपको रूल ऑफ थंब बता देता हूँ कि अगर सवाल आपसे उर्दू में पूछा जा रहा है तो जवाब भी आपने उर्दू में ही देना, और सवाल अगर आपसे इंग्लिश में पूछा जा रहा है तो आंसर भी आपने क्या करना है, इंग्लिश में ही देना है। होता ये है कि वो सवाल आपसे उर्दू में पूछते हैं, वो कहते हैं बेटा अपने बारे में कुछ बताएं। तो चूंकि बेटा जो है वो तो इंग्लिश में अपना इंट्रोडक्शन प्रिपेयर करके गया होता है, तो बेटा क्या करता है, इंग्लिश में शुरू हो जाता है। होता फिर ये है कि वो फिर अगला सवाल आपसे इंग्लिश में पूछते हैं और बेटे की इंग्लिश वहां जाके खत्म हो जाती है। फिर आप उर्दू में बात करते हैं, वो कहता है नहीं बेटा अब आप इंग्लिश में बताएं। आप कहते हैं नहीं सर, मेरी इंग्लिश बस इतनी की है, मुझे इतना ही आता है। तो वहां पर क्या होता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, बच्चे अपना इंप्रेशन जो है वो लूज कर देते हैं, बच्चे अपना कॉन्फिडेंस लूज कर देते हैं। तो इसलिए आपने, अगर वो आपसे उर्दू में पूछे, आपने उर्दू में बताना है, ठीक है। अगर आपसे वो इंग्लिश में पूछे तो आपने इंग्लिश में बताना है, ठीक है। आप एक बात ध्यान में रखें, अनटिल अनलेस कि आप इंग्लिश में फ्लुएंट नहीं है, आप उर्दू को प्रेफर करें। और अगर लेट्स सपोज अगर वो आपसे इंग्लिश में सवाल पूछते हैं और आपने सिर्फ, आपको इंग्लिश में अपना इंट्रोडक्शन ही आता है,
तो पहले आप अपना इंट्रोडक्शन बताएंगे और उसके बाद फिर रिमेनिंग जो है वो उर्दू स्टार्ट कर देंगे। इस पे हो सकता है कि बाज़ का तो आपको टोक भी देते हैं कि नहीं बेटा इंग्लिश बोले, और बाज़ का ऐसा होता है कि वो आपको जो है वो इग्नोर भी कर देते हैं कि चले खैर है कोई बात नहीं, बच्चे के एटलीस्ट अपना इंट्रोडक्शन जो है वो इंग्लिश में करवाया। बाकी जो है चूंकि हमारे लिए जो है वो नेटिव लैंग्वेज नहीं है, गैर मुल्की जुबान है, तो वो इतना का आपको मार्जिन थे। आमतौर पे पीपीएससी में उर्दू में इंटरव्यू होता है, ऑटोनोमस बॉडीज के अंदर मिक्स होता है, कभी इंग्लिश कभी उर्दू, और ये डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट करता है। और इसी तरह से अगर एफपीएससी की बात करें तो वहाँ इंग्लिश में इंटरव्यू होता है। कीप इट इन माइंड, अगर आप एफपीएससी का इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं तो ये इंटरव्यू इंग्लिश में होगा। इंग्लिश अपनी अच्छी करके जाए, वो आपको उर्दू बोलने की इजाजत हरगिज नहीं देंगे। और जो बच्चे वहां पर अगर वो कहेंगे कि सर आप मुझसे उर्दू में बात करें, या वो बच्चे कहेंगे कि सर ये क्या बात हुई है, आप ये तो हमारी उर्दू कौमी जुबान है और आप हमसे इंग्लिश में बात कर रहे हैं, तो बेटा इस तरह की बातें करने की अगर आप कोशिश करेंगे तो वो आपका कैंडिडेचर भी कैंसिल कर देते हैं और आपको वो सिलेक्ट नहीं करेंगे, सिंपली वो आपको नॉट रेकमेंड कर देंगे। लैंग्वेज की अगर आप बात करें, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, अगर आप बात करें एफपीएससी की, एसपीएससी की, यानी सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन है, बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन है, केपी पब्लिक सर्विस कमीशन है, तो यहाँ पे आम तौर पे जो आपका इंटरव्यू है वो उर्दू में होता है। एफपीएससी की बात करें तो यहाँ पर इंटरव्यू आपका किस में होगा, इंग्लिश में होगा। इसके लिए इंग्लिश की आपने प्रिपरेशन करके जानी है। जो बच्चे पीपीएस एफपीएससी के इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो वो इंग्लिश की क्लासेस अपनी ज्वाइन कर दें, अपने किसी दोस्तों के साथ जो है वो डेली बेस पे बोलना शुरू कर दें इंग्लिश। और देखें, ये एक खास किस्म की वोकेबलरी होती है जो कि आपके इंटरव्यू में काम आती है, तो वहां पे आप उस तरह की लैंग्वेज की ही आपने प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो आप ये करेंगे कि आपका दोस्त आपसे क्वेश्चन पूछेगा इंटरव्यू से रिलेटेड, इंटरव्यू पैनलिस्ट बन के, और आप जो है वो इंटरव्यू ही बन के उसके जवाब देंगे। इस तरह अगर ऑटोनॉमस बॉडीज की बात करें तो वो फिर डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट भी वेरी करता है, कि मोस्टली जो है वो उर्दू में होता है, लेकिन कहीं कहीं जो है वो इंग्लिश में भी होता है। अगर हम पेप्टा की बात करें तो यहाँ जो इंटरव्यू है वो उर्दू में हो रहा है। बच्चों ने अक्सर ये सवाल पूछा था कि ये इंटरव्यू कैसे हो रहा है, तो ये बच्चों ये उर्दू में इंटरव्यू हो रहा है, आपके लिए परेशानी की कोई बात नहीं है, जो भी जवाब है वो आपने उर्दू में ही देने हैं, लेकिन फिर भी आप इंग्लिश में एक इंट्रोडक्शन अपना प्रिपेयर कर लीजिएगा। अब इसके बाद जो है वो टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस हैं जो कि हमने लास्ट टाइम भी आपके साथ लाइव वीडियो के अंदर अपने लाइव सेशन के अंदर डिस्कस किए थे। इसमें आपसे चार तरह के क्वेश्चंस बच्चों पूछे जाते हैं। एक इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस हैं, उसके बाद जीके बेस्ड क्वेश्चंस हैं, जॉब रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, और एजुकेशन रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। तो ये चार तरह के टोटल क्वेश्चंस आपके साथ आपसे वहां पे पूछे जाते हैं। अब हम वन बाय वन इनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन। इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन से मुराद ये है कि आपके इंट्रोडक्शन के अंदर ही कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। इंट्रोडक्टरी सेक्शन के अंदर वो उनका पर्पज एक तो आपके बारे में जानना होता है, आपका आपका कॉन्फिडेंस देखना होता है, और तीसरा जो है वो आपको थोड़ा सा कंफर्टेबल करना होता है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है वो आसान होते हैं, हर किसी को अपने बारे में पता होता है, तो इसका एक पर्पज जो है वो आपको कंफर्टेबल करना भी होता है। तो जो इंटरव्यू का जो पैनल का हेड है या जो पैनल को चेयर कर रहे होते हैं वो आपसे अक्सर ये पूछते हैं कि बेटा अपने बारे में कुछ बताएं, बेटा इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, बेटा अपना तारुफ करवाएं। इस तरह के आपसे वो क्वेश्चन करते हैं। इसका मतलब यही होता है कि वो आपसे आपका इंट्रोडक्शन जानना चाह रहे हैं। इंट्रोडक्शन बेटा लंबा चौड़ा नहीं होना चाहिए, सिंपली आपने ये बताना है कि सर मेरा नाम ये है, मैं यहाँ से बिलोंग करता हूँ, नाम बताना है, सिटी बताना है, अपनी क्लास क्वालिफिकेशन बतानी है, कहीं जॉब कर रहे हैं तो वो बताना है, दैट्स इट, ठीक है। और इसके अलावा आप ये बता सकते हैं कि लास्ट क्वालिफिकेशन आपकी कहाँ से है, यानी अगर आपने एमफिल किया हुआ कायद आजम यूनिवर्सिटी से तो आपने बता देना। इसके अलावा और लंबी चौड़ी डिटेल बताने की जरूरत नहीं है। आपने अपने अपने घर वालों के बारे में, अपने सिबलिंग्स के बारे में, अपने फादर के बारे में, हमसायों के बारे में नहीं बताना। वो आपके बारे में जानना चाह रहे हैं, आपने सिर्फ अपने बारे में उनको बताना है। और अपने इंट्रोडक्शन के अंदर आपने कोई ऐसी बात नहीं करनी है जिसके बारे में आप श्योर नहीं है, जिसका आपको मीनिंग नहीं पता, ठीक है। तो आपको वो आपने कोई ऐसा नहीं बताना कि सर मैंने फलां जगह पे जो है वो कोई इंटरनेशनल ट्रेनिंग किया, तो उससे रिलेटेड अगर आपसे वो क्वेश्चनिंग करना शुरू कर दें तो फिर आप जेहन में रखें कि आप उसके लिए तैयार होके जाएं। अच्छा जी, ज्योग्राफी जो है आपका सिटी का वो बहुत जरूरी है। वो आपसे अक्सर पूछ लेते हैं, वो आपसे पूछ लेते हैं कि बेटा ये जो आपका सिटी है उसके ईस्ट में क्या है, उसके वेस्ट में क्या है, नॉर्थ में क्या है, साउथ में क्या है, रिवर किस साइड पे है, डेजर्ट किस साइड पे है, ठीक है। आपके वहां पर जो है वो एक बड़ा मशहूर मॉन्यूमेंट है, ठीक है। आपके आपके वहां पर आपके वहां पे किला बड़ा मशहूर है, आपके वहां पे फोर्ट बड़ा, दरिया बड़ा मशहूर है, उसका नाम बताएं। नहर कौन सी है, अपर चनाब कहाँ पे है, लोअर चनाब कहाँ पे है, ठीक है। अपर जेहलम की साइड पे है आपके। तो ये इस टाइप की जो चीजें हैं, ये सवाल हैं, ये आपने अपने आप को मेंटली इनके लिए प्रिपेयर करके जाना है, लिख के इनकी तैयारी करके जाना। फेमस पर्सनैलिटी के बारे में पूछ लेते हैं कि जी आपके शहर के अंदर कोई फेमस पर्सनैलिटी मौजूद है, कोई एक्टर है, कोई एंकर पर्सन है, कोई कोई फेमस एमएनए एमपी है, तो उसका पता होना चाहिए आपको। इसके अलावा कोई मॉन्यूमेंट वगैरह है, ठीक है, जैसे लाहौर के अंदर बहुत सारे हैं, मुल्तान में है, हर हर शहर के अंदर मॉन्यूमेंट वगैरह होते हैं। हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं आपके इलाके में। इंडस्ट्री कौन कौन सी फेमस है, ये भी सवाल आ जाता है कि आपके इलाके में इंडस्ट्री कौन कौन सी फेमस। मिसाल के तौर पे अगर
अगर मसलन मैं सियालकोट की बात करूं तो वहाँ पे गोरमे बड़ी फेमस है। सियालकोट के अंदर जो है वो स्पोर्ट्स की इंडस्ट्री है। सियालकोट के अंदर जो है वो कटलरी की इंडस्ट्री है। वजीराबाद के अंदर कटलरी की इंडस्ट्री है। सियालकोट के अंदर जो है वो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स की इंडस्ट्री है। तो इस तरह से अगर आप जिस इलाके से हैं उसकी आपको हर चीज पता होनी चाहिए। इसके बाद है कि डिश और डेजर्ट। डिश जो है यहाँ पे यानी फेमस वहाँ के खाने जो है वो कौन से हैं। डेजर्ट अगर आपके आसपास है तो वो कौन सा है। थर है, थल है, वो उसका रकबा कितना है, रकबे के लिहाज से वो कितने नंबर पे आता है। टोटल डेजर्ट पाकिस्तान के अंदर कितने हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। रिवर आपको कौन सा लग के जा रहा है, आपके कौन कौन से टाउन को वो टच कर रहा है, आपकी किस साइड पे है, ईस्ट में है, वेस्ट में है। इसके अलावा डेलीकेसी वो आपसे बात पूछ लेते हैं। डेलीकेसी का मतलब ये होता है कि वो आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि आपके इलाके की सौगात क्या है। सौगात का मतलब ये है कि आपके इलाके में कौन सी ऐसी चीज बनती है। खाने पीने की चीज भी हो सकती है, वो कोई पोट्री भी हो सकती है, दस्तकारी भी हो सकती है, वो कोई कपड़े भी हो सकते हैं, ठीक है, एम्ब्रॉयडरी भी हो सकती है, ऐसा कुछ भी हो सकता है। पॉपुलेशन ऑफ योर सिटी जो है ये भी आपको मालूम होनी चाहिए। आपकी सिटी की पॉपुलेशन अगर आपको नहीं पता ना तो भी ये आपके बारे में ये समझा जाएगा कि आप एक इग्नोरेंट किस्म के इंसान है और आपको अपनी किताबों के थोड़े से नॉलेज के अलावा बाकी किसी चीज का पता नहीं। अब इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस के अंदर कुछ और भी आपसे वो पूछ लेते हैं कि कौन सा सिटी आपके ईस्ट में है, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। जैसे मैंने आपको पहले बताया आपके सिटी के साथ जो डेजर्ट लगता है फॉर एग्जाम्पल, तो वो किस साइड पे है, ईस्ट में है, वेस्ट में है, साउथ में है, नॉर्थ में है। फेमस डिश कौन सी है, फेमस पर्सनैलिटी जैसे मैंने आपको पहले बताया एंकर पर्सन है, कोई साइंटिस्ट है, कोई नोबेल लॉरेट है, ऑस्कर विनिंग है, पोइट वगैरह है। यूनिवर्सिटी आपके शहर में कौन कौन सी है, इसके अलावा कोई और बड़ी चीज बनी हुई है, कोई एयरपोर्ट वगैरह कोई बना है, इस टाइप की चीजें हैं वो आपको पता होनी चाहिए। यूनिवर्सिटीज का खास तौर पे वो पूछ लेते हैं आपसे। अच्छा भाई, इसके अलावा एयरपोर्ट जो है वो आपकी सिटी में कौन कौन से हैं, फेमस मेजर इंडस्ट्रीज कौन कौन सी हैं, ठीक है। एनर्जी प्लांट अगर आपके पास आपके इलाके में कोई है, जैसे अगर कोई बच्चा मियाँ वाली वगैरह साइड से आ रहा है तो उससे वो पूछ लेंगे, चश्मा के बारे में पूछ लेंगे, ठीक है। या कोई बच्चा कराची से आ रहा है तो उसे कैनप के बारे में पूछा जा सकता है। फेमस फोर्ट कौन सा आपके इलाके में, सिमिट्री यानी कब्रिस्तान कौन सा है, मॉन्यूमेंट आपके इलाके में, पार्क है, कोई सोलर पार्क बना हुआ है। अब जो बच्चा बहावलपुर से आ रहा है जारी बात है उसे सोलर पार्क का जरूर पूछेंगे। फिर आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो कायद आजम सोलर पार्क है ये कहाँ पे है, कौन से डेजर्ट के अंदर है, इसकी पावर कैपेसिटी कितनी है, ये सब पता होना चाहिए। इसके अलावा कोल पावर प्लांट अगर आपके पास है, जैसे जो बच्चे साहिवाल से जा रहे हैं इंटरव्यू देने के लिए उनको कोल पावर प्लांट के बारे में सारा कुछ पता होना चाहिए, उसकी लोकेशन पता हो, एरिया उसका पता होना चाहिए। उसके अलावा उनको ये भी पता होना चाहिए कि इसकी कैपेसिटी कितनी है, कितनी जो इलेक्ट्रिसिटी ये प्रोड्यूस कर रहा है। और इसके अलावा इनको ये भी पता होना चाहिए कि ये जो कोल पावर प्लांट है इसके डिसएडवांटेजेस क्या क्या हैं, ये भी आपसे पूछ सकते हैं। इस तरह से अगर आपके इर्द गिर्द कोई हाइडल प्रोजेक्ट है, न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट है, इसके बाद कोई नेवल बेस है, कोई एयरफोर्स की बेस है, तो ये सारी की सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। और ये सब चीजें वो हैं जो आपके शहर से रिलेटेड हैं, आपके सिटी से रिलेटेड हैं, वो आपको पता होनी चाहिए। ये अज्यूम किया जाएगा कि आपको ये सब पता है। बात बात ऐसा होता है कि आपसे फिल्म आपकी फेवरेट बुक के बारे में पूछ लेते हैं, ऑथर के बारे में पूछ लेते हैं, ठीक है। अगर आप बुक का नाम ले देते हैं किसी का अव्वल, तो आपने उस वक्त बुक का नाम लेना है जब आपको वाकई जो है वो किताबें आपने पढ़ी हुई। अदरवाइज वो आपको ये कहेंगे कि सवालों में आपको फंसा लेंगे। वो आपको ये कहेंगे अच्छा इस बुक को का ऑथर कौन है, आप कहेंगे जी इस बुक का ऑथर फैज अहमद फैज है। वो कहेंगे अच्छा फैज अहमद फैज की और किताबों के नाम बताएं, आप कहेंगे सर मुझे नहीं पता। वो कहेंगे ये कैसी फेमस आपके फेवरेट बुक है या फेवरेट ऑथर है जिसकी आपने सिर्फ एक ही किताब पढ़ी हुई है। और उसके अलावा आपको उसकी अदर बुक्स का भी पता होना चाहिए, उसकी किताबों को आप पसंद क्यों करते हैं ये भी पता होना चाहिए। और उसके उसके अंदर आपको कौन सी चीज जो है पसंद नहीं है ये भी पता होनी चाहिए। अगर वो आपको कहें कि आप 2 मिनट बोलें इसके ऊपर, क्रिटिसाइज करें, क्रिटिक करें, तो वो भी आपने बताना है। हु इज योर फेवरेट पर्सनैलिटी, फेवरेट पर्सनैलिटी आपकी कौन है, जो जिसका भी नाम ले उसके बारे में पता होना चाहिए। वो फेवरेट क्यों है, उसकी अचीवमेंट्स क्या है, कौन कौन से अवार्ड्स मिले हैं, उसने किया क्या है मुल्क के लिए, लाइफ की डिटेल्स क्या है उसकी, मेडल्स उसके क्या हैं, अवार्ड्स, एजुकेशन और एनीथिंग यू वांट टू क्रिटिसाइज, ये भी पूछ लेते हैं। मिसाल के तौर पे आप बात करते थे जी अब्दुल रेजी साहब के बारे में, वो कहते हैं अच्छा आप ये बताएं कि अगर आपको उनकी जिंदगी पे क्रिटिसाइज करना पड़े तो आप क्या कहेंगे। तो वहां पर आपको उसके बारे में इतना नॉलेज नहीं होता क्योंकि आपने इस एंगल से उसको पढ़ा ही नहीं होता। तो बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, वो कहते हैं कि नहीं सर कोई भी ऐसी चीज नहीं है। तो वो ये समझ जाते हैं कि आपने उनकी लाइफ को बहुत ज्यादा डिटेल के साथ स्टडी नहीं किया हुआ। इसके बाद इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस के अंदर ही हमारे पास कुछ और क्वेश्चंस आते हैं। बात बात आपसे आपकी फेवरेट गेम पूछ लेते हैं, रूल्स पूछ लेते हैं, उसके मेजरमेंट ऑफ ग्राउंड पूछ लेते हैं। अगर आपने क्रिकेट का बताया तो उसके बारे में पूछ लेंगे, ठीक है। उसमें जो एसेंशियल्स हैं जैसे बैट है, विकेट है, बॉल है, उनका उनका साइज, उनका वेट वगैरह पूछ लेंगे। एक और जो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि तमाम इंटरव्यूअर्स को बड़ा पसंद होता है वो है आपकी स्ट्रेंथ और वीक। तो स्ट्रेंथ आपने वो बतानी है जो वाकई ही आपकी स्ट्रेंथ
है। फॉर एग्जाम्पल आप ये बता सकते हैं कि सर मैं पंक्चुअल हूँ, सर मैं कंसिस्टेंट हूँ, सर मैं हार्ड वर्क हूँ। ये वो चीजें होती है जो हम बचपन से बता रहे होते हैं। इन चीजों के अंदर हम जो है वो काफी प्रोफिशिएंट होते हैं, हम इजीली बता देते हैं। मसला वहां पे आता है जहां पे वो हमसे वो हमारी वीकनेसेस पूछता है, और उसके पूछने का मकसद भी ये होता है कि ये बच्चा जो है क्या उसको अपनी वीकनेसेस का पता है, अगर पता है तो किस हद तक ठीक पता है। तो वहां पे कुछ बच्चे ये कहते हैं, एक बच्चा ये कहता है कि सर मेरी वीकनेस ये है कि मैं पंक्चुअल नहीं। एक बच्चा ये कहता है कि सर मेरी वीकनेस ये है कि मुझे नींद बड़ी आती है। एक बच्चा ये कहता है कि सर मेरी वीकनेस जो है वो ये है कि मैं गलत बात बर्दाश्त नहीं करता। तो अगले बंदे के जो है ना वो मैं उसको मुंह पे कह देता, वैसे मैं बहुत अच्छा हूँ लेकिन जो है वो गलत बात मुझसे बर्दाश्त नहीं होती है। तो ये जो वीकनेसेस मैंने आपको गिनवाई हैं, ये सारी की सारी ऐसी वीकनेसेस हैं जो अगर आप बता देंगे तो आप समझ लें कि आप अपने जो है वो डिस्क्वालिफिकेशन लेटर के ऊपर खुद ही जो है वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सर इस पे साइन करें और मुझे यहाँ से फारिग करें। तो आपने इस तरह की वीकनेसेस नहीं बतानी। ये वो वाले ब्लंडर्स हैं जो बच्चे कर आते हैं और उनको पता भी नहीं होता कि उन्होंने इस तरह का ब्लंडर कर दिया, और बाद में पता लगता है कि बेटा आप तो आपने जो जवाब दिए ये तो टोटली गलत है। अब ये जो मैंने आपको जवाब दिए ये अक्सर बच्चों ने, ये हमारे बच्चों के स्टूडेंट्स के जो है वो ये एक्सपीरियंसेस हैं कि वो इस तरह के जवाब दे के आए हैं। तो ये जो आपने वीकनेसेस बताई हैं ये आपकी नेगेटिव वीकनेसेस हैं। आपने पॉजिटिव वीकनेस बतानी, आपने उनको जो है वो कौन कौन सी वीकनेस बता सकते हैं। आप उनको पहली वीकनेस जो है वो क्या बताएंगे, आप उनको ये बता सकते हैं कि सर मैं अपनी रिलीजियस रिस्पॉन्सिबिलिटीज में कुछ समटाइम्स जो है वो थोड़ा बहुत कोताही कर जाता हूँ। ठीक है, रिलीजियस रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो कहेंगे इसका मतलब क्या है कि आप कभी भी नमाज नहीं पढ़ते? तो आप कहेंगे नहीं सर मैं नमाज पढ़ता हूँ लेकिन कभी कभार मुझसे मिस हो जाती है, मेरा ये ख्याल है कि मुझे जो है ना इसमें मजीद पंक्चुअल होता है। दूसरे नंबर पे आप ये कह सकते हैं कि सर मैं थोड़ा सा वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन नहीं कर पाता, तो ये मेरा ख्याल है इन द लॉन्ग रन जो है वो मेरे लिए बेहतर नहीं है, तो मुझे इसको इम्प्रूव करने की जरूरत है, इस पर काम करने की जरूरत है। तो ये वर्क लाइफ बैलेंस वाली आप वीकनेस जो है ये भी बड़ी पॉजिटिव है। उसके अलावा जो तीसरी वीकनेस आप बता सकते हैं वो आप ये बता सकते हैं कि आप थोड़े से फूडी हैं, और आप जो है वो आपने वैसे एक आपने टारगेट सेट किया हुआ है कि फोर्टनाइटली आप एक बार जो है वो आउटिंग वगैरह करेंगे, बाहर से होटलिंग करेंगे। लेकिन समटाइम्स ऐसा हो जाता है कि फोर्टनाइटली यानी 2 हफ्ते में कोई एक आध बार एक्स्ट्रा भी हो जाता है, जिसके बारे में आप ये चाहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए और मुझे जो है अपनी को स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए। या इसमें आप ये भी कह सकते हैं कि सर कभी कभार ऐसा होता है कि मैं अपनी जो फिटनेस है या जो एक्सरसाइज है उसको मैं मिस कर देता हूँ, स्किप कर देता हूँ दोस्तों की वजह से या किसी और गैदरिंग की वजह से। तो वो मैं ये चाहता हूँ कि वो नहीं होनी चाहिए, कि मैं इसको इसको जो है वो स्ट्रिक्टली फॉलो करूँ, इस पर कंसिस्टेंटली अमल करूँ। तो ये वो तमाम चीजें हैं बच्चों के जो आपकी आपकी पॉजिटिव वीकनेसेस हैं। पॉजिटिव, तो इस तरह की वीकनेस अगर आप उनको बताएंगे तो वो क्या करेंगे कि वो इसको बड़ा पॉजिटिवली लेंगे। ठीक है, इसके अलावा स्टडी लाइफ की अचीवमेंट आप अगर आपसे पूछते हैं वो आपने बतानी। मिसाल के तौर पे अगर आपने कोई मेडल्स लिए हैं वो आप बताएंगे। इसके अलावा अगर आपसे वो पूछते हैं कि अच्छा अगर मेडल नहीं है तो फिर क्या बताएंगे, आप ये बताएंगे कि सर वो एक दफा मेरे दोस्त को एग्जाम में पेपर में जो है वो पेपर ही नहीं आ रहा था, मैंने उसकी हेल्प कर दी है। इस तरह की आपने अचीवमेंट नहीं बतानी। आपने आपने जो भी किया, अगर कुछ पॉजिटिव किया है तो ठीक है, वेल अदरवाइज जो है वो आप बेहतर है इसको सोच के जाएं कि आपने कोई ना कोई अच्छा काम तो जरूर किया होगा आपने अपनी स्टडी लाइफ में। मिसाल के तौर पे आपके अंदर बुक लाइब्रेरी में बुक्स की कमी थी, आपने वहां पर बुक्स अरेंज करवा दी, आपके कुछ फंड रेज और वहां पे आपने बुक्स अरेंज कर दी। इस तरह का अगर आपने कोई काम किया है तो वो भी आप वहां पे मेंशन कर सकते हैं। व्हाट इज योर सीजीपीए, आपका सीजीपीए क्या है ये भी पूछते हैं। और अगर आपका सीजीपीए लो है तो आपसे पूछेंगे कि भाई आपका सीजीपीए इतना लो क्यों। और अगर आपका सीजीपीए हायर साइड पे, जो कि बहुत सारे बच्चों का होता है, तो वो ये भी पूछते हैं आपसे बेटा आपका सीजीपीए इतना हाई, तो आपने ये प्रिपेयर होकर जाना कि आपने क्या जवाब देना है। लो सीजीपीए का तो यही जवाब है कि वो आपने कहना कि सर मैंने सीजीपीए के ऊपर जो है वो इतना कॉन्सेंट्रेट नहीं किया, मेरा जो असल था वो ये था कि मैं स्किल्स जो है वो हासिल करूँ। तो नंबर जो है वो एक सेकेंडरी चीज है मेरे ख्याल में। जो स्किल्स हैं और जो मैंने वहां से नॉलेज गेन किया है वो ज्यादा बेहतर है, ज्यादा वाइबल है। और इसके अलावा आपने ये बताना, अगर आपका सीजीपीए हाई है तो आपने ये बताना कि सर थ्रू आउट माई एकेडमिक करियर मेरा सीजीपीए हाई है, और वो इस चीज को जो है वो रिलेट कर रहा है मेरी फाइनल डिग्री के सीजीपीए के साथ, के उसमें भी जो है वो मेरा सीजीपीए हाई है। इसका मतलब ये है कि वो जो है वो एबनॉर्मल नहीं है, बल्कि वो नॉर्मल जो है वो मेरे एकेडमिक रिकॉर्ड के अंदर एक नॉर्मल ट्रेंड चल रहा है कि उसमें सब में ही जो है वो मार्क्स मेरे हाई हैं। इसकी वजह ये है कि मैंने उसको बड़ा सीरियसली लिया है। तो इस तरह से आपने उस क्वेश्चन को टैकल करना। तो यहाँ पे बात ऐसा होता है कि बच्चे जो है वो यूनिवर्सिटी की बुराइयां शुरू कर देते हैं। वो आपसे पूछते हैं यार आपको आपके टीचर ने ये पढ़ाया नहीं है? तो वो कहते हैं नहीं सर हमारे टीचर तो आते नहीं थे यूनिवर्सिटी। वो एक कुछ बच्चे कह देते हैं वो सर हमारे टीचर आते थे लेकिन वो क्लास में पढ़ाते नहीं। कोई कहते हैं सर वो 16 में से जो है वो उन्होंने सिर्फ 2 लेक्चर पढ़ाए थे। तो बेटा वहां पर आपने अगर टीचर को बुरा भला कहना है या उसको उसको क्रिटिसाइज करना है तो वो आप क्लास में करें। वहां पे इंटरव्यू पैनल के सामने अगर आप इस तरह की बात करेंगे तो वो समझ लें कि आप अपने आप को डिस्qualify करवा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आपने वहां पर अपनी
यूनिवर्सिटी को बुरा भला कहना है, ना अपने टीचर को बुरा भला कहना है, ठीक है, ना आपने इस सिस्टम को बुरा भला कहना है। जिस सिस्टम के अंदर आप जा रहे हैं उस सिस्टम के बारे में आपने पॉजिटिव बातें करनी है। अच्छा, बात बात ऐसा होता है कि आप करंटली जो है वो जॉब होल्डर होते हैं, अगर आप करंटली जॉब कर रहे हैं तो वो आपसे उसके बारे में पूछेंगे, अगर आप नहीं करें तो आपसे पूछेंगे कि आप इतने अरसे से फ्री क्यों हैं, जॉबलेस क्यों हैं। तो ये सवाल भी आपसे पूछा जाएगा, इसको आपने प्रिपेयर करके जाना, उनको बताना है कि नहीं सर मैं ट्यूशन पढ़ा रहा हूँ, नहीं सर मैं तैयारी कर रहा था इतने अरसे, नहीं सर मैं मुझे कुछ जॉब मिली थी लेकिन मैं उनको छोड़ के मैं लाहौर चला गया था, वहां पे मैं सिंगल पेपर एग्जाम की तैयारी कर रहा था, तो इसीलिए मैं इस काबिल हुआ हूँ कि मैं आज इंटरव्यू की टेबल पे यहाँ पे आपके सामने बैठा हूँ। तो आपने इस तरह की कोई बात बतानी है जिससे ये लगे कि आप वेले नहीं फिरते रहे बल्कि आपने कुछ स्ट्रगल। उसके बाद है जी, वाई आर यू लीविंग योर करंट जॉब, आप अपनी करंट जॉब जो है वो क्यों छोड़ रहे हैं, तो ये भी आपने बताना है। आप उन्हें बताएंगे कि सर करियर ग्रोथ के लिए छोड़ रहा हूँ, वहां पे स्केल कम था यहाँ स्केल ज्यादा है इसलिए छोड़ रहा हूँ। तो इस तरह की आपने लॉजिकल उनको बातें बतानी है। उसके बाद वो आपसे ये पूछेंगे कि व्हाई यू वांट टू ज्वाइन आवर ऑर्गेनाइजेशन, तो कुछ बच्चे वहां कहते हैं कि सर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में सैलरी ज्यादा है इसलिए यहाँ पे आ रहे हैं। तो ऐसी बात नहीं करनी है आपने, आपने उनको ये बताना है कि सर चूंकि फॉर एग्जाम्पल अगर आजकल पेप्टा के इंटरव्यू चल रहे हैं या पीरा के इंटरव्यू चल रहे हैं तो आपने उन्हें बताना है कि सर ये बड़ी बड़ी वाइब्रेंट किस्म की ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, यहाँ पे मुझे पता चला है कि बड़ा कि एक न्यू ऑर्गेनाइजेशन बनने के लिए जा रही है, एक नया जो है वो कल्चर डेवलप हो रहा है। तो एक नई ऑर्गेनाइजेशन जो है वो किस तरह से इवॉल्व हो रही है, और उस ऑर्गेनाइजेशन जब ऑर्गेनाइजेशन इवॉल्व होती है तो वहां पे बहुत सारी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज होती हैं, सीखने की बहुत ज्यादा मौके होते हैं। तो मैं अपने आप को जो है वो इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ ही जो है वो ग्रो करता देख रहा हूँ। तो आई होप कि मैं इस ऑर्गेनाइजेशन के इस ग्रोथ प्रोसेस में, इसके एवोल्यूशन प्रोसेस के अंदर अपना पॉजिटिव रोल प्ले करूंगा, और ये ऑर्गेनाइजेशन जो है वो मेरे करियर पाथ के अंदर जो है वो अपना रोल प्ले करेगी। और इस तरह से अगर हमारे दोनों के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं या गोल्स हैं वो एक दूसरे से मैच कर जाएंगे तो ओवरऑल जो है वो विन विन सिचुएशन होगी। तो इस तरह से आपने इसको जवाब देना है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ योर नेम, ये बात बात आपसे पूछ लिया जाता है, बेटा आपने नाम का मकसद मतलब सारा अच्छी तरह याद करके जाना है। और अगर वो किसी तारीखी हस्ती के कोई तारीखी शख्सियत है उससे रिलेटेड है तो उसके बारे में आपने पूरा पढ़ के जाना है, वो आपसे सवाल जरूर पूछेंगे। इसके बाद है जी, हाउ कैन यू मैनेज इफ यू हैव बीन पोस्टेड अदर देन योर टाउन, तो आपने वहां पे यही बताना है कि सर मैं, आप मुझे जहां भी लगाएंगे, आप मुझे बेशक अफगानिस्तान में लगा दें, मैं जॉब करने को तैयार हूं, मैंने जॉब करनी है और आई एम करंटली अवेलेबल। अफगानिस्तान वाली बात नहीं करनी है, तो आपने सिर्फ अपनी फ्लेक्सिबिलिटी शो करनी है। बाद में ट्रांसफर वगैरह हो जाते हैं, ये ऐसी बात, तो बच्चे उधर ही परेशान हो जाते हैं कि पता नहीं क्या हो गया। तो वहां पर आपने ये फ्लेक्सिबिलिटी शो करनी है कि सर आप, मैंने पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करने से पहले मैंने ये सोच लिया था कि ट्रांसफर पोस्टिंग जो है इट्स अ पार्ट ऑफ जॉब, तो मैं अगर मुझे कहीं भी लगाया जाएगा तो मैं वहां पर जाके अपनी ड्यूटीज परफॉर्म करूंगा। हॉबीज आपकी क्या क्या हैं ये भी पहले से प्रिपेयर कर लें, और उस हॉबी के बारे में आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, और आपसे उसके बारे में सवाल पूछे जा सकते हैं, चाहे वो स्टैम्प कलेक्शन है, चाहे वो प्लांटिंग है या प्लांटेशन है या उसके अलावा कोई और चीज है, तो वो आपसे पूछा जा सकता है। हैव यू रीड टुडेज न्यूज़पेपर, कुछ जगहों पे ये भी पूछ लिया जाता है कि क्या आपने आज का न्यूज़पेपर पढ़ा है, उसको कोई एक दो न्यूज हमें बताएं। हिस्ट्री आपकी सिटी की पूछ ली जाती है, या आपकी जो कास्ट है उसकी हिस्ट्री जो है वो पूछ ली जाती है, ठीक है। अगर आप राय हैं या खरल हैं तो वो फिर आपसे वो जो राय खरल साहब हैं उनके बारे में पूछा जा सकता है, वो जो फ्रीडम फाइटर थे, तो उनकी भी हिस्ट्री पूछी जा सकती है। इस तरह कोई और सवाल है वो आपसे पूछा जा सकता है, आप कास्ट के बारे में, आपके क्लैन के बारे में। व्हेन यू कंसीडर योरसेल्फ मोस्ट सूटेबल पर्सन फॉर दिस जॉब, क्यों भाई आप इसके लिए सूटेबल हैं, तो यहाँ बच्चे अक्सर आके ये कहते हैं सर मैं इसलिए सूटेबल हूँ कि मैं सबसे ज्यादा जरूरतमंद हूँ। तो बेटा जरूरतमंद को नौकरी नहीं मिलती है, उसको सिर्फ सिंपैथी मिलती है। नौकरी उसको मिलती है जो इमोशनली स्टेबल है। इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस के अंदर इसके अलावा आपसे ये पूछते हैं कि बेटा आप रिलोकेट होने के लिए तैयार हैं, जैसे कि आजकल पीरा के इंटरव्यूज हो रहे हैं, पेफडा के इंटरव्यूज हो रहे हैं, पेफडा पंजाब एग्रीकल्चर फूड एंड ड्रग अथॉरिटी। तो यहाँ पे क्योंकि ये पेफडा जो है वो सिर्फ लाहौर में है आजकल, इसके अलावा हो सकता है कि अगर फ्यूचर में कहीं और भी ये बनाए, मुल्तान वगैरह में या इस्लामाबाद रावलपिंडी के, तो अभी फिलहाल तो चूंकि ये लाहौर में है तो जो भी बच्चे ज्वाइन करेंगे वो लाहौर में ज्वाइन करेंगे, तो इसलिए आपसे वो अक्सर पूछेंगे कि आप क्या रिलोकेट हो सकते हैं, तो आप ये ट्रैवल कर सकते हैं। एक्सटेंसिव ट्रैवलिंग आपको करनी पड़ेगी, तो अगर आप कंफर्टेबल हैं वेल एंड गुड, अगर आप कंफर्टेबल नहीं है तो फिर जो है वो वहां पर अगर आप उनको बताएंगे कि आप कंफर्टेबल नहीं है तो रिलोकेट होने में, तो वो आपको क्वालिफाई नहीं करेंगे, आपको रिकमेंड नहीं करेंगे। तो आपने वहां पे यही बताना है कि जी सर हम कंफर्टेबल हैं, आप जो है वो अगर हमें मौका देंगे तो हम जरूर जो है वो वहां पर परफॉर्म। टेल मी हाउ टू हैंडल अ डिफिकल्ट सिचुएशन इन द पास्ट, यानी पास्ट में अगर आपकी कोई डिफिकल्ट सिचुएशन आई है और आपने उसको कैसे हैंडल किया, तो पास्ट आपके करियर में अगर किस तरह की बात हुई है तो वो आप बता सकते हैं। इसके अलावा इफ वी हायर यू हाउ मच टाइम विल यू टेक टू ज्वाइन, वो आपसे ये भी पूछते हैं कि आपको अगर हम हायर कर लें आज ही तो आप कितने दिन में हमें ज्वाइन कर लेंगे, ये भी एक सवाल है, बड़ा प्रैक्टिकल किस्म का क्वेश्चन है। तो कुछ बच्चे कहते हैं वो सर वो हमारी पीएचडी चल रही है उसके बाद हम आएंगे, तो ऐसी बात आपने नहीं करनी है। इसका मतलब ये है कि आपने उनको ये बताना कि मैं अवेलेबल हूँ, जैसे ही आप मुझे
तो विद इन 15 डेज या विद इन 7 डेज या विद इन अ मंथ जो है वो मैं ज्वाइन कर लूंगा। इसके बाद जीके बेस्ड क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछे जाते हैं। ज्योग्राफी पाकिस्तान की पूछी जाती है, ज्योग्राफी ऑफ योर सिटी पूछी जाती है, करंट अफेयर्स के बारे में वो कोई सवाल पूछ लेते हैं, अभी जो पहलगाम हमला हुआ है इसके बारे में पूछ लेंगे। उसके अलावा इंपॉर्टेंट डेस्टिनेशन डेजिग्नेशन के बारे में पूछ लेंगे, आजकल चीफ जस्टिस कौन है, सीएम कौन है, पीएम कौन है, गवर्नर कौन है, इसके बारे में सवाल पूछे जा सकते हैं। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट कौन है, इंडो पाक हिस्ट्री के बारे में पूछा जा सकता है। उसके अलावा और जीके बेस्ड क्वेश्चन काफी सारे हैं। इस्लामिक स्टडीज के बारे में बहुत बात पूछ लेते हैं। कंप्यूटर रिलेटेड जॉब है तो उसके बारे में भी पूछते हैं, कंप्यूटर के बारे में। जीडीपी है, फॉरेन डेट है, इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स है। और इसके अलावा इकोनॉमिक इंडिकेटर्स है। इकोनॉमिक इंडिकेटर क्या है? जैसे अनएम्प्लॉयमेंट रेशो है, जीडीपी है, जीएनपी है, और इसके अलावा जो है वो टैक्स टू जीडीपी रेशो है। ये सारे के सारे क्या, ये इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं। तो ये भी आप लोगों को पता होने चाहिए, आपने अच्छी तरह से इनको प्रिपेयर करके जाना है। देन जी आपका जो इंटरव्यू पैनल है वो कितने लोगों पर मुश्तमिल होगा? अगर ऑटोनॉमस बॉडीज की बात की जाए तो 5 से 6 लोग भी होते हैं, अगर ग्रेड 16 तक का इंटरव्यू है। ठीक है, ग्रेड 1 से लेके 16 तक का इंटरव्यू है, 5 से 6 लोग होते हैं। अगर ग्रेड 17 से लेके आगे ऑनवर्ड 21वें ग्रेड तक के इंटरव्यूज हैं तो 8 से 12 लोग जो हैं वो सीनियर पोस्ट के लिए वहां पर मौजूद होते हैं एज ए इंटरव्यू पैनल। ये बात थी ऑटोनॉमस बॉडीज की। लाइक पेप्टा की बात करें, पेप्टा या पीरा वगैरह की बात करें, अगर वो खुद इंटरव्यूज कंडक्ट कर रहे हैं, अगर पीपीएससी इंटरव्यू कंडक्ट कर रहा है तो वहां पे नॉर्मली 3 लोग ही होते हैं। बात ऐसा होता है कि चौथा पर्सन भी वहां पे आके बैठ जाता है, वो उनका चेयरमैन होता है। और वो जो चेयरमैन है वो ऐसे रैंडमली किसी भी इंटरव्यू में जाके बैठ जाता है और बहुत क्वेश्चनिंग करता है। तो आपने दुआ ये करनी है साथ भी कि चेयरमैन आपके वाले रूम में ना आए। मेंबर, अच्छा इसमें 3 पर्सन होते हैं आमतौर पे। मेंबर पीपीएससी है, ये पीपीएससी की बात हो रही है। डिपार्टमेंटल रिप्रेजेंटेटिव होता है, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट, यानी आपका जो सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड उसका एक्सपर्ट होगा। एफपीएससी की अगर आप बात करें तो 3 लोग होते हैं इसके अंदर भी। मेंबर एफपीएससी होता है, डिपार्टमेंटल रिप्रेजेंटेटिव होता है, और इसमें भी सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट होता है। एफपीएससी पीपीएससी के जो इंटरव्यू है उसमें मेन जो डिफरेंस है वो लैंग्वेज का होता है। एफपीएससी का इंटरव्यू मोस्टली इंग्लिश के अंदर ही होता है, और वो आपको बाज़ औक़ात अलाउ नहीं भी करते हैं। अगर आप उर्दू बोलने की कोशिश करते हैं तो वो आपको आपको इंटरप्ट कर देते हैं, रोक देते हैं। इसी तरह से इंटरव्यू में क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपसे, मिसाल के तौर पे अब ये मैं पेप्टा की आपको मिसाल देता हूँ। पेप्टा पंजाब एग्रीकल्चरल फूड एंड ड्रग अथॉरिटी, ये लैब है, इसके इंटरव्यूज हो रहे हैं आजकल। तो इसमें वो पर्टिकुलर प्रॉब्लम को आपने कैसे हैंडल किया है, इसमें वैलिडेशन क्या है, एक्यूरेसी क्या है, प्रिसिशन क्या है, तो ये सारे के सारे पेप्टा स्पेसिफिक जो है वो क्वेश्चंस है। इसके अलावा पैरामीटर्स ऑफ वैलिडेशन क्या है, इसमें कैलिब्रेशन क्या होती है, सीजीएमएस वगैरह क्या है, एचपीएलसी वगैरह क्या है। तो ये जो कि टेक्निकल क्वेश्चंस हैं, तो वो जो बच्चे टेक्निकल जॉब के लिए जिन्होंने अप्लाई किया हुआ है उनको इसके बारे में जो है वो नाउ हो होती है, होनी भी चाहिए। और इसके अलावा और क्या क्या इंटरव्यू क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं? टॉक्सिक पॉइजनस सब्सटेंसेस कैसे चेक करना है, डीएनसी सीक्वेंसिंग क्या है, पीसीआर वगैरह क्या है, और इसके अलावा टेस्टिंग स्पेशली प्रैक्टिकल साइड क्या है। उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स एंड प्लांट्स क्या है, इंपॉर्टेंट टेस्ट फॉर पेस्ट फूड और ड्रग्स क्या है। ये सारे के सारे बच्चों पेप्डा से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये हम पहले भी इसके ऊपर बात कर चुके हैं, इस पे अलग से हमने सेपरेटली एक वीडियो बनाई हुई है, तो वो आप वो भी देख सकते हैं। ठीक है, तो इसको हमने बड़ी डिटेल के साथ किया है। इसके बाद जनरल क्वेश्चन, कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि जनरल नेचर के होते हैं और हर ऑर्गेनाइजेशन से पूछे जाते हैं। अच्छा, यहाँ पर अगेन मैं पेप्टा की मिसाल देता हूँ, ठीक है, क्योंकि किसी ना किसी की मिसाल देंगे तो आसानी से समझ आ जाएगा। तो पोस्टिंग डिस्ट्रिक्ट के बारे में आपसे पूछेंगे, आपकी अवेलेबिलिटी के बारे में पूछेंगे कि कितने अरसे में आप ज्वाइन कर लेंगे। आपसे आपका सर्विस बॉन्ड भी पूछेंगे कि अगर आपसे जो हम 3 साल का, 5 साल का, 10 साल का सर्विस बॉन्ड साइन करवाते हैं तो क्या आप कर सकते हैं। इसके बाद जो है वो ये पूछते हैं कि आपकी गवर्निंग बॉडी क्या है, जैसे पेप्टा की गवर्निंग बॉडी क्या है। अगर आप पीएफए में जा रहे हैं तो पीएफए का पूछेंगे, पंजाब फूड अथॉरिटी। पीएफएसए में जा रहे हैं यानी पंजाब फॉरेंसिक साइंस में जा रहे हैं तो उसके बारे में पूछेंगे। जिस भी इदारे में जा रहे हैं उसका एक्ट आप जरूर पढ़ के जाएं। जैसे पेप्टा एक्ट जो है उसके ऊपर भी हमने वीडियो बनाई हुई है, हमारे चैनल के ऊपर मौजूद है, इसको जरूर पढ़ लीजिएगा। उसके बाद जो ऑर्गेनोग्राम उस इदारे का लाजमी आपको पता होना चाहिए। जैसे पेप्टा का ऑर्गेनोग्राम आजकल जो है वो बच्चे पढ़ रहे हैं। पेप्टा हाउ कैन यू इम्प्रूव जो है, पेप्टा को आप इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं, या अपने इदारे को जिसमें आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं वो आपसे पूछेंगे कि आप इसको कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस वगैरह बताएं, ये हम ऑलरेडी पहले डिस्कस कर चुके हैं। इसके अलावा जो एजुकेशन रिलेटेड क्वेश्चन है बच्चों, वो आपने खुद प्रिपेयर करने होते हैं। इसमें आपने क्या करना है, तो शॉर्ट डेफिनेशन है जो आपकी लास्ट क्वालिफिकेशन, उनको बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है, और वो जिस नेचर की जॉब है उस लिहाज से आपने उसको प्रिपेयर करना है। अब मिसाल के तौर पर अगर मैं पीरा की बात करूँ, ठीक है, पंजाब एनफोर्समेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी, तो वहां पे और किस्म का काम है, वहां पे उससे रिलेटेड आपने प्रिपेयर करना है। इसी तरह से अगर पेप्टा की बात करूं तो वो चूंकि लैब का काम है तो वो आपसे लैब रिलेटेड उसके टेस्ट पूछेंगे। ठीक है, कि पर्टिकुलर टेस्ट आपने कैसे परफॉर्म करने हैं, तो वो आपने एंगल से आपने उसको देखना है कि अगर आप फॉर एग्जांपल वो आपको, आप यही समझे कि वो आपको जाके लैब में ले जाएंगे और वहां कहेंगे कि बेटा
ये जो है वो जरा टेस्ट परफॉर्म करें और हमें बताएं कि ये चीजें कैसे आइडेंटिफाई की जा सकती हैं। ठीक है, तो इस लिहाज से आपने प्रिपेयर होके जाना। जॉब रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं कुछ, जो जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप जा रहे हैं, जिस ऑर्गेनाइजेशन से जा रहे हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। आपको अपनी जेडी का पता होना चाहिए, जहां पे आप अप्लाई किया है जिस जॉब के लिए, उसकी जेडी क्या है, उसमें बंदे ने करना क्या, वहां का पर्पज है आपके इदारे का, ये भी आपको पता होना चाहिए। फंक्शन क्या आपके इदारे के, आपके इदारे का एक्ट क्या है, जैसे पेप्टा एक्ट है, पेप्टा एक्ट 2016 का है, फंक्शन पेप्टा के क्या है, पर्पज ऑफ पेप्टा क्या है, आईएसओ आपके इदारे से रिलेटेड अगर कोई आईएसओ का स्टैंडर्ड है वो भी आपको पता होना चाहिए, कोई बीएसएल लैब है, तो इसके अलावा कोई रेलिवेंट ट्रेनिंग्स आपने ली हुई हैं तो वो भी आपको पता होनी चाहिए। तो ये सारी की सारी जो चीजें हैं, इनके बारे में अगर आपको पता है तो फिर आप बहुत अच्छे तरीके से आंसर कर सकते हैं। इसके अलावा जो है वो आपने ये हो गया, हमारे ख्याल है डुप्लीकेशन है इसमें। और इसके अलावा अगर आप हमारे साथ जो है वो सब्जेक्ट वाइज प्रिपरेशन करना चाहते हैं इंटरव्यू की, और टेस्ट, इंटरव्यू प्लस टेस्ट, तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं डेली 9 बजे से लेके 10 बजे तक। ठीक है, 9 PM टू 10 PM। और ये क्लास हमारी कहाँ पे होती है? यूट्यूब लाइव पे। ठीक है, ये लिखा हुआ है यूट्यूब लाइव पे, हमारे चैनल के यूट्यूब लाइव के ऊपर डेली ये क्लास होती है। और इसमें हम डेली जो है वो लेक्चर लेते हैं, सब्जेक्ट वाइज जो है उसको हम कवर करवा रहे हैं। इससे पहले सो फॉर हमने जो हमारा इस्लामिक स्टडीज का सिलेबस है उसको कवर कर दिया, और अब जो मंडे है यानी डे आफ्टर टुमारो, परसों से हम क्या स्टार्ट कर रहे हैं? उर्दू स्टार्ट कर रहे हैं। तो उसमें बच्चों की तरफ से हमें बहुत ज्यादा क्यूरीज आ रही थी, जिन्होंने असिस्टेंट रजिस्ट्रार के लिए अप्लाई किया कि सर काइंडली उर्दू करवा दें हमें। तो उर्दू का ऐसे भी जो है, क्योंकि उनका आना है, प्रपोजिशन वगैरह बाकी ग्रामर भी आनी है, तो वो उर्दू आजकल हम उस पर करवा रहे हैं। तो उर्दू के बाद बाकी भी सारे सब्जेक्ट हैं वो सब्जेक्ट वाइज 1 बाय 1 हम उसको करवाएंगे। इंटरव्यू की भी स्पेशल हम जो है वो सेशन रखेंगे। जो बच्चे इंटरव्यू के लिए सेशन लेना चाहेंगे उनको हम 1-on-1 जो है वो सेशन भी देंगे। ये 10 सब्जेक्ट हैं जिनमें हमने अपने सारे के सारे जीके को डिवाइड किया हुआ है। तो यहाँ पे टाइमिंग देख लीजिएगा, 10 से 11 लिखी हुई है, लेकिन ये 10 से 11 नहीं है, 9 से 10 बजे तक है आजकल, बिकॉज ये बच्चों ने कहा था कि चूंकि लेट हो जाता है तो आप काइंडली इसको 9 से 10 कर दें, 10 से 11 की बजाय। तो इसलिए हमने इसको 9 से, बल्कि 9:15 से लेकर 10:15 तक है, 9:15 से 10:15 PM ये हमारी टाइमिंग है। डेली हमारी क्लास होती है यूट्यूब लाइव के ऊपर, तो वो भी आप ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो वो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो भी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसके अलावा आप किस टॉपिक के ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं वो भी हमें जरूर बताइएगा। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर टेस्ट एंड इंटरव्यूज। अल्लाह हाफ़िज़।